हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों के प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी विषयों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट है। आपको कोई भी विषय ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से ही मिल जाएंगे। तो आप जाइए और सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट को आप हल कीजिए। दोस्तों, इतने अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आज तक अगर आप उसे देखेंगे तो किसी न किसी परीक्षा में हमारे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए लाई जा रही है। तो आप हमारे टीम को और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि सूरदास एक ग्रंथ है, उसे किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, सूरदास के जीवन पर आधारित कई लेखकों ने अलग अलग रचनाएं लिखी। तो उसी में से एक रचना है सूरदास। तो सूरदास को किसने लिखा था? जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था सूरदास पर आधारित रचना, जिसका नाम था सूरदास। और आगे चल करके फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया सूर साहित्य। सूर साहित्य शीर्षक से सूरदास के जीवन पर आधारित रचना लिखी। और फिर प्रभुदयाल मित्तल जी ने जो सूर सारावली थी उसी का संपादन कर दिया। और सूर की काव्य चेतना नाम से लिख दिया एक रचना बलराम तिवारी जी ने। इन चारों ने, यानी उपरोक्त जितने भी कवि हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रभुदयाल मित्तल, बलराम तिवारी, इन चारों लेखकों ने सूरदास जी के जीवन पर आधारित एक एक रचनाएं लिखी हैं। अब आप ये बताइए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। आपको बताना होगा कि इसके लेखक कौन है। सबसे पहला जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, वह फ्रेंच भाषा में था। आप जानते हैं किसने लिखा था इसे? गारसा दा तासी ने लिखा था। और उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लेक्चर अंदुरी हिंदुस्तानी। उसके बाद आते हैं हिंदी साहित्य के कई विद्वान जो कि इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। अंग्रेजों ने भी लिखा है, जिसमें गारसा दा तासी जी का इतिहास के बाद आ जाते हैं आपके विभिन्न प्रकार के लेखक जो अपने अपने मत से इसका काल विभाजन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं और आगे चलकर इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। और इसी के क्रम में है आपके ये इतिहास लेखन करने वाले हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसे लिखा है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। वैसे तो ये विशेष रूप से एकांकीकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास भी लिखा है। और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब आप बताइए कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कौन सा इतिहास लिखा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों लेखकों ने कोई ना कोई इतिहास जरूर लिखा हिंदी साहित्य का। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम था वह था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और कब लिखा इन्होंने? तो उन्होंने लिखा था 1996 में। ये देखिए, बहुत पुराना नहीं है, बच्चन सिंह ने जब लिखा। तो उसके बाद आपके ये डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिख दिया था। कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी थी? डॉक्टर नामवर सिंह ने जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा उसका नाम था हिंदी गद्य विन्यास और विकास, जो कि 1996 में लिखा। उसके बाद आते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो उन्होंने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा जो आज भी लोगों द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास था ये वाला, जिसे लिखा था आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, उन्होंने लिखा था 1938 में। कब लिखा था? 1938 में। और उसके बाद बच्चन सिंह जी ने जो लिखा वो 3 इतिहास लिखती है हिंदी साहित्य पर आधारित। उन्होंने 3 या 4, हाँ 3 या 4 लिखे उन्होंने। पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि लिखा गया था 1996 में। उसके बाद उन्होंने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किसने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। उसके बाद लिखा आपके डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो इतिहास लिखा उसका नाम था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसे कि व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और इस ग्रंथ का प्रकाशन, यानी जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था, उसका प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी में। ये देखिए 1986 ईस्वी में। आप इसका सन भी याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है आपसे
फिर उन्होंने एक और इतिहास लिख दिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक इतिहास और लिखा, उसका नाम था हिंदी गद्य विन्यास और विकास, जो कि कब लिखा, 1996 में। 1996 में इन्होंने लिखा, और 1996 में ही बच्चन सिंह द्वारा जो इतिहास लिखा गया था वह भी प्रकाशित हुआ था। फिर एक और ग्रंथ लिखा आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर अगला लिखा इन्होंने आधुनिक कविता यात्रा और भक्ति काव्य यात्रा। इतने यानी इन्होंने हिंदी साहित्य पर आधारित, इतिहास पर आधारित 5 ऐतिहासिक ग्रंथ लिख दिए थे। तो इन्होंने ज़्यादा ही लिखा है, यानी 5 ग्रंथ लिख दिए सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। कब से इतिहास प्रारंभ होता है, कालों का बंटवारा कब क्या क्या किया गया, उनके सभी विद्वानों ने अलग अलग अनुसार, अपने अपने मतानुसार उसका काल विभाजन किया है। तो उसी में से आपके ये विद्वान जो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस पर आधारित 5 रचनाएं की हैं। 5 में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हिंदी गद्य का विन्यास और विकास, जो कि लिखा गया था 1996 में। उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि व्यास सम्मान सम्मानित किया गया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद करके रखिए। अब हम जानते हैं, एक पंक्ति दी हुई यहाँ पर, वो पंक्ति किसकी आपको बताना है। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। यह एक कथन है, यहाँ से लेकर कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह एक कथन है। आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस विद्वान का है, किसने कहा इसे, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नामवर सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने, या फिर भगीरथ मिश्र ने। तो यह कथन जो है हिंदी साहित्य इतिहास के पुरोधा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। और किसके बारे में कहा इन्होंने, मिश्र बंधु विनोद, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया, उसके बारे में कहा गया। क्योंकि अगर क्रमबद्ध रूप से और सही ज़्यादा मात्रा में अगर कवियों का संग्रह कहीं पर मिलता है तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों लोग भाई थे और इनको एक साथ मिश्र बंधु कहा जाता था। इन तीनों ने मिलकर के एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब इस इतिहास लिख रहे थे हिंदी साहित्य का, तो उन्होंने कवियों का जो परिचय था उसका विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया था, वही इन्होंने मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप बताइए, राजा मुंज को, यानी ये राजा मुंज हुआ करते थे आदिकाल में, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया था। आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जाना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास और गणपत चंद्रगुप्त तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप बताइए कौन थे। चलिए देखते हैं कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, यानी चंद्रधर शर्मा तो इनका मूल नाम था और गुलेरी इनका उपनाम था। अभी सुबह सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आप कवियों के उपनाम के बारे में बताया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं आपको, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। कवियों के उपनाम से संबंधित लगभग सभी कवियों या लेखकों को मैंने शामिल किया है। अगर कुछ छूट गए हैं तो आगे के वीडियोज़ में मैं उन्हें लाने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं कि गुलेरी जी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने घोषित किया, तो उसका जवाब जो हो जाएगा गुलेरी जी ने, यानी गुलेरी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। उसके आगे ये कहते हैं, तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। कुछ विद्वानों ने 900 के आसपास मान लिया, कुछ ने 950 माना है, किसी ने 1000 से, किसी ने 1050 से, इस प्रकार से माना। लगभग सभी ने आदिकाल का प्रारंभ जो है 900 से लेकर 1100 के बीच का ही माना, लगभग महत्वपूर्ण लेखकों ने। अब आप ये बताइए, श्रावकाचार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो श्रावकाचार किसकी रचना है। सरहपा की हो सकती है, स्वयंभू की हो सकती है, देवसेन की हो सकती है, या फिर अब्दुल रहमान की हो सकती है। तो आप तो इसे जानते ही हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको यह अवश्य ही जानना चाहिए कि श्रावकाचार जो है वो देवसेन के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा था इन्होंने, 933 में। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं हम। हिंदी के प्रथम कवि जो थे, सरहपा की जो रचनाएं मिलती है वो सही मुक्तक में है, यानी हिंदी, एक क्वेश्चन का आंसर आपको फिर मिल रहा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन इन्होंने जो भी रचनाएं की थी वो मुक्तक में है।
काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है, यानी इनका कोई काव्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मुक्तक ही मिलते हैं। तो इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्यों में देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम कवि या लेखक माना जाता है। इस ग्रंथ में दोहों में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में श्रावक यानी जो कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी जैन धर्म का पालन करते थे, उन्हें श्रावक कहा जाता था। और उनकी जीवनचर्या के बारे में जो वर्णन किया गया है वो श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके लेखक आपके देवसेन जी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलिए अब आप ये बताइए, आदिकाल को, ये आपको पता ही है विभिन्न कालों का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया है। तो अब आप ये बताइए कि आदिकाल को संक्रमण काल या फिर प्रवर्तन काल किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, राम खिलावन ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल, आप जानते ही हैं कौन है, बताइए, राम खिलावन। ये जो है राम खिलावन जी, इनका पूरा नाम था राम खिलावन पांडे। पूरा नाम आप जरूर याद रखिए क्योंकि आपको परीक्षा में उलझा सकता है। राम खिलावन मिश्र दे देते आप क्या करेंगे बताइए? राम खिलावन याद किए हैं, हम मिश्र पे टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं भैया, ये पांडे हैं। पांडे जी ने लिखा यानी कहा आदिकाल को संक्रमण काल या फिर प्रवर्तन काल। एक से बढ़कर एक हुए, फिर आप क्या जाते हैं मिश्र बंधु जी ने कहा नहीं, ये आरंभिक काल है। और इसके बाद आप क्या जाते हैं गणपति चंद्र जी ने, उन्होंने इसको कह दिया प्रारंभिक काल है। फिर ये धीरेन्द्र वर्मा जी पीछे नहीं रहने वाले और इन्होंने कह दिया यह अपभ्रंश काल है, क्योंकि इसमें जो रचनाएं हुई हैं वो अपभ्रंश भाषा में थी, इसे अपभ्रंश काल कह दिया। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी आते हैं और उन्होंने कह दिया यह आदिकाल है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण किया और आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। जितने ज़्यादा हैं सबको याद करना है, परीक्षा में हर बार टपकता ही रहता है कुछ ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं, अब प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन जरूर करवा देते हैं इस तरह का कि जो आपको अधिकतर पूछा जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बने रहिए हमारे साथ। और आप बताइए दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक युग की मीरा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आप कह देंगे कि महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। और अब यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, आपको बताना होगा। मधुर है, सरायोगी है, आंडाल है या फिर भक्तांधी रेणु है। अभी हाल ही में एक परीक्षा आयोजित की गई थी राजस्थान में, तो उसने पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो पूछा जाएगा आंडाल। आंडाल एक कवियत्री है दक्षिण भारत की, जिन्हें की कहा जाता है वह दक्षिण भारत की मीरा है। अब आप ये बताइए कलत्र किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्नी का है, गाछ का है, त्रियामा का है या फिर भाव का है? ये चारों ही ऑप्शन आपके लिए कठिन है। अब आप इसमें अंदाजे नहीं लगा पा रहे हैं कि ये किसका पर्यायवाची है। तो चलिए हम आसान करते हैं आपके लिए। कलत्र जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए पत्नी की और क्या क्या पर्यायवाची हैं। पत्नी की पर्यायवाची में आ जाता, सबसे पहले हमने यहाँ जो ऑप्शन दिया था कलत्र, उसके बाद भार्या, फिर दारा भी कहा जाता है इनको, गृहिणी कहा जाता है, वहू कहा जाता है, बधू कहा जाता है, प्राण प्रिया और अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनको उपमित किया गया। अब आप ये बताइए गाछ किसकी पर्यायवाची है? तो गाछ जो है वो आपके वृक्ष की पर्यायवाची है। वृक्ष की और कौन कौन सी पर्यायवाचियां हैं हम उसे भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो ये है तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम और पेड़, गाछ, ये जो हैं इसके पर्यायवाची हैं। अब विटप से याद आया कि जब हम लोग पढ़ा करते थे, एक विद्यालय था, वहाँ पर कोई सर जी पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने सुना था। तो एक लाइन थी जिसका अर्थ बताना था उन्हें, वो शायद किसी और विषय के अध्यापक थे और उनको भेज दिया गया था क्लास में कि आप जाकर थोड़ा सा बच्चों को अटेंड करिए, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनको हिंदी पढ़ाना था और वहाँ पर एक लाइन आई, मुझे थोड़ा सा याद है, लागे बिटप मनोहर नाना। ये रामचरितमानस की चौपाइयों पर आधारित था, लागे बिटप मनोहर नाना। तो वहाँ पर वो जो है उसका अर्थ बता रहे थे, क्या बिटप मनोहर के नाना लगते हैं। तो भाई हम लोगों ने सुना, बहुत हंसी आई, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही पढ़ने वाले थे।
छोटे थे, बाद में आके हम लोग अपने सर जी से बताया तो सर जी ने कहा कि हाँ वो हिंदी के अध्यापक नहीं है, उनको नहीं आता, लेकिन बच्चों गलत पढ़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ठीक है, आप भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मत पढ़ाइए, लेकिन गलत मत पढ़ाइए, ठीक है। चलिए आप बताइए, भव किसका पर्यायवाची है? भव आप जानते होंगे किसका पर्यायवाची है। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको ज़रूर सारी जानकारी दी जाएगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये आपके महादेव जी हैं, उनकी पर्यायवाची है भव। महादेव को आप जानते ही होंगे, शंभु भी कहा जाता है इनको, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन, ये इतनी पर्यायवाचियाँ हैं शंकर जी की। अब हम देखेंगे चौथा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर त्रियामा। त्रियामा कहा जाता है रात्रि को। अब रात्रि की और जो पर्यायवाचियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से आती हैं आपकी सरवरी, निशा, रात, नय, रैन, रजनी, यामिनी, फिर ये देखो कौन सी है, विभावरी। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद करके रखें इसे, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अगर भूल रहे हैं तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आप बताइए गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत को यदि आप तोड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या निकल आएगा? गृह को गया हुआ या गृह को गत। तो को लग गया यहाँ पर, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष से पूछ ले कौन सा तत्पुरुष है तो आप बता देंगे कर्म तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अब आप ये बताइए, एक मुहावरा मैंने यहाँ पर शामिल किया है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, दूर का ज़्यादा। एक काम से दूसरा काम हो जाना, काम न जानना बहाना करना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपको जो जवाब है पहले हो जाएगा, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। वही इसके लिए एक कहावत और भी है जिसे हम प्रायः सुनते रहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो निकट का जो गुणी व्यक्ति होता है वो कम सम्मान पाता है और दूर का ज़्यादा। जैसे अभी हम कह देंगे कोई चीज़ हमारे इंडिया की बनी है तो जैसे लोगों को लगता है कि वो ख़राब हो गई, ये मेड इन अमेरिका है, ये मेड इन जापान है। भाई तो क्या जापान के लोग जो वो ज़्यादा अच्छे बना लेते हैं, अमेरिका के ज़्यादा अच्छे बना लेते हैं, हमारे इंडिया के तो अच्छी नहीं है। वही हाल है, एक आदमी की मानसिकता बनी हुई है कि जो चीज़ हमें उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है, उसका महत्व हमारे लिए नहीं होता है। जिसे मिलने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप बताइए, 2 सेर घी। 2 सेर घी खाना नहीं है आपको, 2 सेर घी में बताना है कौन सा विशेषण होगा। बताइए आप कौन सा विशेषण है इसमें? निश्चय परिमाण बोधक है, अनिश्चित परिमाण बोधक है, सिर्फ विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें जो है वो आपका निश्चय परिमाण बोधक है। निश्चय परिमाण बोधक है। अब आप थोड़ा सा जानना चाहते होंगे परिमाण बोधक विशेषण के बारे में, चलिए जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है परिमाण बोधक। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है। जैसे हमने कह दिया सेर भर दूध, पाव भर घी। उसके बाद निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण को 2 भेद किए गए हैं। पहला हो जाता है आपका निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा हो जाता है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में जैसे निश्चय कर दिया 2 सेर घी या 2 सेर दाल, 2 किलो। सेर मतलब पुराने ज़माने में मापन की एक विधा थी सेर। अब तो किलो में हम हर चीज़ को तौलते हैं, तो सेर था, यानी किलो समझ लीजिए आप। यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है घी की मात्रा को, यानी 2 किलो। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक, यानी जो आपका परिमाण है, जो तौल है, उसे आपने निश्चित कर दिया है। और जहाँ पर निश्चित ना हो, जैसे कह दिया आपने बहुत दूध हो गया, बहुत पानी, सब धन। अब बहुत में कितना था, सब में कितना था, आपको क्लियर नहीं कर सकते भाई। जिसके पास जो है वही उसका सब है। किसी के पास अगर 1 रुपया है तो वह भी उसका सब धन कहलाएगा, और किसी के पास यदि 1 करोड़ रुपया है तो वह भी उसका सब कहलाएगा। तो इसमें आप इसकी मात्रा को निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? अगर नहीं आ रहा है तो हम किस लिए हैं भाई, बताएंगे आपको हम। चलिए अब आप बताइए, एक वाक्य दिया गया यहाँ पर, मैंने आम खाया है। खाने को आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि यह किस काल का वाक्य है।
तो आप इसी वाक्य को आधार मानकर बताइए, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है या फिर संदिग्ध भूत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है आसन्न भूत। आसन्न भूत मतलब भूत प्रेत नहीं है, ये भूत काल के बारे में बता रहा है आपको। तो आप यहाँ पर कृपया भूत और प्रेत ना समझें, भूत काल समझिए। काल तो आपको पता ही होगा ना, 3 काल हैं, काल और महाकाल नहीं भाई। आपका हो जाएगा वर्तमान काल, जिसमें जिंदगी चल रही है अपनी, भूतकाल यानी जो हम जी चुके हैं, भविष्यत काल जो आने वाला है। ये 3 काल हैं। इन तीनों कालों का भी अलग अलग वर्णन किया गया है। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 का नाम आप जानना चाहते हैं कि नहीं, बताइए। जानना चाहते हैं, ठीक है, चलिए बताते हैं फिर आपको हम। पहला हो जाएगा आपका सामान्य भूत, दूसरा हो जाएगा आसन्न भूत, तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूत, फिर अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। ये हो जाते हैं 6 भूतकाल के भेद। स्पष्ट हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ ठीक। अब आप ये बताइए किस प्रकार का निपात है। क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया है और आपको निपात के बारे में बताया भी है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ते थोड़ी ना हैं। पढ़िए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। देखिए, क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको जितने नंबर निर्धारित किए गए हैं उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। ये नहीं है कि आपको आसान प्रश्न आ गया तो उस पर कम नंबर मिलेंगे, कठिन प्रश्न आ गया तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको नंबर जब समान मिल रहा है तो जानकारी भी समान ही होनी चाहिए। कि जो ठीक है आपका, ये अवधारणा बोधक निपात है। निपात के बारे में यास्क महोदय ने कहा, यानी यास्क एक विद्वान थे, व्याकरण जी थे। उन्होंने कहा निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए निपात कहे जाते हैं। संस्कृत में एक लाइन उन्होंने कही है, क्या कहा है? उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्तीति निपातः। उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः। यह पाद को पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए इसे निपात कहा जाता है। अब निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता है, मूलतः इसका प्रयोग जो है वो अव्यय होता है। निपात के प्रकार कितने होते हैं? तो निपात के प्रकार हो जाते हैं आपके 8। निपात के 8 प्रकार हो जाते हैं। 8 प्रकार में नहीं, निपात के प्रकार, चलिए देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निपात का जो प्रकार आता है वो स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य, जैसे आप किसी भी वाक्य को, शब्द को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ, जी हाँ। आपसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया, आपने कहा हाँ, जी हाँ खाया, तो आपको हो गया स्वीकार्य निपात। और नकारात्मक में क्या आता है? नकारात्मक नहीं, जी नहीं। फिर आ गया निषेधात्मक, जैसे मत, मत जाओ, नहीं, निषेध हो गया ना आपके लिए। मत खाओ, मत जाओ, यह होगा निषेधात्मक। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक में, जैसे क्या, न, जैसे हम कुछ एक वाक्य कह देंगे, फिर हम ये सोचेंगे हमारे जो सामने वाला उसको समर्थन करे, तो वहाँ पर हम कहेंगे न, ऐसा है ना, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा प्रश्नबोधक वाक्य या निपात। फिर आगे चलकर आ जाते हैं आपके विस्मयादि बोधक निपात, जैसे क्या, काश। ये सब दोस्तों आपके एक्सप्रेशन पर होते हैं, आप उसी शब्द को बोलते हैं, लेकिन आप किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है तो उसी आधार पर होता है। बलदायक या सीमा बोधक निपात, जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ या केवल। और तुलना बोधक निपात, जैसे होता है क्या, सा, यानी राम सा सुंदर कोई नहीं है, श्याम सा बुद्धिमान कोई नहीं है। सा मतलब जैसा, तुलना की जा रही है। अवधारणा बोधक, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, ये चारों जो है वो अवधारणा बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। और आदर बोधक निपात जो है वो जी में आ जाता है। तो इस प्रकार मिला करके निपात की संख्या कितनी हुई? पहला आपका हो गया स्वीकार्य निपात, दूसरा हो गया नकारात्मक निपात, तीसरा हो गया निषेधात्मक, चौथा हो गया प्रश्नबोधक, पांचवा हो गया विस्मयादिबोधक, छठवां हो गया बलदायक या सीमा बोधक, और सातवां हो गया तुलना बोधक, आठवां हो गया अवधारणा बोधक, और नौवां हो गया आदर बोधक। तो कुल मिला के आपके कितने निपात हुए? 9 निपात हुए। चलिए,
ये बताइए तंबाकू, हाँ जो आजकल सब लोग खाते हैं वही तंबाकू किस भाषा का शब्द है? बताइए तंबाकू किस भाषा का शब्द है? जी हाँ दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा ऐसी जिसने विभिन्न देशों से आए हुए जितनी भी भाषाएं हैं सबको अपने अंदर समाहित कर लिया है। और आज जो हमारे हिंदी में इस तरह से प्रयुक्त होते हैं जैसे कि उनका जन्म ही हिंदी भाषा में हुआ हो। तो तंबाकू भी इसी में से शब्द है। तो तंबाकू कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। यानी पुर्तगालियों ने हमारे भारत के लोगों को तंबाकू खाना सिखा दिया, तंबाकू की खेती करना सिखाई। तो ये शब्द भी वहीं से आगत है। अब आप अरबी भाषा के कुछ शब्द बताएं, तुर्की भाषा के शब्द बताएं और अंग्रेजी भाषा के शब्द बताएं। इन सभी के कोई ना कोई शब्द आपको बताना ही होगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द देखते हैं। तो उसमें क्या क्या है? अनानास है, आलपीन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता और ये तंबाकू तो यहाँ ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है। ये इतने आपके हो गए पुर्तगाली शब्द। फिर आप देखें तुर्की शब्द कौन कौन से हैं। जब जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने ही शब्द नहीं है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं उतना शामिल कर रही हूँ यहाँ पे। तब तुर्की शब्दों को याद रखिए आप। उर्दू, कालीन, काजू, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, जाजिम और तोप, बेगम, बहादुर। बहादुर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल, लफंगा, लाश, सौगात और सुराग, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर अब देखिए आप यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के। तो अंग्रेजी भाषा के लगभग लगभग आपको समझ में आ ही जाते हैं, आपको पहचानना आसान हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पर। ऑफिसर, इंजन, डॉक्टर, स्लेट, हॉस्पिटल, बोतल, कैप्टन, टिकट, ये जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं। फिर कौन सा बचता है आपको? यहाँ अरबी बच जाता है। तो अरबी को हम बचने नहीं देंगे भाई, इनके भी कुछ शब्दों को शामिल कर ही लेते हैं। अरबी के जो शब्द हैं अमीर, अजीब और अजायब, अदावत, अक्ल, आदमी, आदत, इनाम, इमारत, किताब, कातिल और खत, ये सभी जो हैं आपकी अरबी भाषा के शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप ये बताइए, संस्कार शब्द लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा हो स्पष्ट तौर पर। तो आप बताइए हमको संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, सम लगा हुआ है, सन है, सस है या फिर संस है। इसे जानने में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके पहले की वीडियोज में मैंने ये पूरा जो आपको उपसर्ग बता ही दिया है। ये क्वेश्चन को शामिल करके मैं उसकी व्याख्या करती हूँ तो उसमें लगभग लगभग वह जो टॉपिक होता है क्लियर हो ही जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप जान लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है सम। सम धन कार, शम धन कार हो जाता है आपका संस्कार। चलिए ये बताइए, निम्न में से संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति कौन सी है? संज्ञा शब्द, पहले आप संज्ञा पहचानिए इन चारों में से, फिर उसको द्विरुक्ति बताइए कौन कौन सी है। तो इसमें जो है वो संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है बूंद बूंद। बूंद एक संज्ञा है। द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है? द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना। यह आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हैं। दोहराना यानी एक ही उक्ति को दो बार उच्चारित करना। हिंदी में द्विरुक्ति में शब्दों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति में और कौन कौन सा आ जाएंगे? कौड़ी कौड़ी आ जाएगा, पानी पानी, घर घर और द्वार द्वार, ये संज्ञा शब्द को हो जाएंगे। कुछ सर्वनाम के भी हम देख लेते हैं। सर्वनाम में आ जाएगा अपना अपना, किस किस, कुछ कुछ, क्या क्या इत्यादि जो है वो द्विरुक्ति शब्द हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं आप बताइए। नहीं बता पाते तो हम बता रहे हैं आपको। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। 8 भेद हैं, उनका नाम आपको जान लेना चाहिए। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला है विधिवाचक वाक्य, उसके बाद आ जाता है आपका निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये जो हो गए अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अब आप हमें एक अगला जो क्वेश्चन है उसे मैंने शामिल कर लिया है शुद्ध वाक्य। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है 4 वाक्य दिए रहते हैं, उनमें से 1 शुद्ध होता है, 3 अशुद्ध होता है। आपको शुद्ध छांटना होता है। तो आप बताइए कौन सा शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रथम होना चाहिए,
लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। इन चारों में तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो अब आप पहले का शुद्ध रूप जानना चाहते होंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम। तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, अनेक तो स्वयं में बहुवचन है, तो उसे अनेकों करने की क्या आवश्यकता है। फिर यहाँ पर ये कह दिए वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी। भाई आप भीड़ को उठा थोड़ी ना रहे हैं, जो आपको भरकम आप यहाँ उपयोग करते, भारी और भरकम दोनों साथ में आ ही नहीं सकते, तो भारी भरकम भीड़ नहीं होगी, यहाँ पर होगा भारी भीड़ लगी थी। अगला आपका शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। नाट्य दृश्य का प्रयोग नहीं बोला जाता, इसको अभिनय बोला जाता है। इतने तो समझदार आप हैं ही। अब आप ये बताइए 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है। 55 खंभे और उसमें दीवारें लाल। तो आप इसको याद करिए, एक ट्रिक से ये है उषा प्रियमवदा जी, इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। और उन्होंने क्या क्या लिखा है, उषा प्रियमवदा जी ने लिखा है सबसे पहला तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने लिख दिया 55 खंभे लाल दीवारें। उसके अलावा इन्होंने लिखा जिंदगी और गुलाब के फूल, जो कि लिखा कब 1961 में। नेट की परीक्षा में आपसे सन भी पूछा जाता है और रचनाओं का क्रम के अनुसार विभाजन भी पूछा जाता है। फिर उन्होंने अगला लिख दिया फिर बसंत आया, वो भी कब लिखा 1961 में ही लिखा। एक मोड़ दूसरा 1966 में, कितना बड़ा झूठ 1972 में। अगली कवित्री हैं आपकी शिवानी जी। शिवानी जी ने क्या लिखा था, लाल हवेली 1965 में लिखा इन्होंने, पुष्पहार 1969 में, अपराधिनी 1972 में, स्वयं सिद्धा 1977 में, रति विलाप 1977 और पुष्पहार भी लिख दिया था 1920 में। फिर कांता भारती जी ने लिख दिया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, और उसका नाम था रेत की मछली। क्या नाम था, रेत की मछली। मृदुला गर्ग से आप भली भांति परिचित होंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य को अपार निधि दी है। और इन्होंने लिखा क्या लिखा, कितनी कैदें 1975 में लिखना प्रारंभ किया था और लिख भी डाला था। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 में लिख दिया था। कब लिखा 1977 में। डेफोडिल जल रहे हैं, यह परीक्षा में पूछा गया हुआ है, डेफोडिल जल रहे हैं, तो कब जल रहे थे 1978 में। ग्लेशियर से 1980 में लिखा इन्होंने, और उर्फ सैम लिख दिया 1986 में। समागम लिखा 1996 में। मेरे देश की मिट्टी यहाँ 2001 में लिखा इन्होंने। हम अभिवादन करते हैं सभी लेखकों का। अब आप ये बताइए संप्रदाय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है, गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की। चैतन्य महाप्रभु ने की, हरिदास निरंजनी, लालदास या फिर दादू दयाल ने। तो गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु जी ने। किसने की थी, चैतन्य महाप्रभु ने। आप 2 बार कम से कम इसको बोला करके तभी तो आपको याद होगा। फिर हरिदास निरंजनी ने किस संप्रदाय का स्थापना की, तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। और लालदास ने लाल पंथ की स्थापना कर दी, और दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कर दी। चलिए हम इन सबको रट लेते हैं भाई, क्योंकि परीक्षा में आएगा। अब वहाँ पर दिया हुआ बड़ा दमदार क्वेश्चन है, निम्न में से किसके गुरु रामानंद नहीं थे। नहीं पर आप विशेष फोकस करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन को गड़बड़ कर देंगे। रामानंद के गुरु कबीर, रामानंद किसके किसके गुरु थे, आप पहले इसको जान लीजिए, तो नहीं थे अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे, रैदास के थे, पीपा के थे, और सुंदर दास के नहीं थे। तो सुंदर दास के गुरु कौन थे, दादू थे। सुंदर के गुरु दादू थे। नानक का जन्म कहाँ हुआ आप बताइए। नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अब ये प्रयागराज यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो प्रयागराज में जन्म हुआ था आपके मलूक दास जी का, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है, और उसका पूर्व नाम भी प्रयागराज ही था। और यहाँ काशी में किसका किसका जन्म हुआ, तो आपने सुना होगा काशी में लहर तारा के पास हुआ था आपके कबीरदास जी का जन्म। और काशी में ही जन्म लिए थे रैदास जी। और सिंगा एक कवि थे, संत कवि थे, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में खजूर नामक स्थान पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैंने पूरा प्रयास किया कि ये आपके काम का वीडियो हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। और चलिए आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।